बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा हम बतदरीज इसको इस तरह भी सिलसिलावार करेंगे कि आप लोग ये देख सकेंगे पहली कौन सी जंग हुई, दूसरी कौन सी हुई और तीसरी कौन सी हुई। लेकिन अभी कुछ जंगें जो बहुत ज़्यादा तारीख़ में मशहूर हुई उनको हम आहिस्ता आहिस्ता कवर कर रहे हैं। उसमें एक जंग थी ऐनुल जालूत। अगर आप इसके बैकग्राउंड की तरफ जाएँ तो जालूत वो खबीस था जिसको हज़रत दाऊद ने अपने एक छोटे से पत्थर से मार दिया था। और उसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जब तालूत और जालूत की फ़ौजें एक साथ टकराईं तो जालूत बहुत लंबा, बहुत चौड़ा, बहुत ज़्यादा ताकतवर शख्स था जिसको कोई भी हरा नहीं सकता था। तो तय ये पाया कि दोनों तरफ से एक एक शहसवार निकले और वो जो जीत जाएगा वो वाली फ़ौज पीछे हट जाएगी। तो जालूत ख़ुद ही आगे बढ़ा और वो लंबा चौड़ा और ढाल और उसके पूरे जिस्म के ऊपर लोहा था, सिर्फ आँखें नज़र आती थी उसकी, और उसके हाथ में एक बड़ी सी तलवार थी। वो उसने ये कहा कि तुम लोग अपने तरफ से कोई शख्स भेजो। इस दौरान जो हज़रत दाऊद थे वो एक चरवाहे थे और वो उन्होंने जब देखा जंग इस तरह हो रही है तो वो जालूत के साथ आके मिल गए। उनका कमाल ये था कि वो एक छोटे से पत्थर को अपने एक जिसको भिन्नौट कहा जाता है उसके अंदर रख के जब घुमा कर मारते थे तो वो ठीक भेड़िए की आँख में घुस जाता था और उनकी बकरियां महफूज रहती थी। तो हज़रत दाऊद जब आगे बढ़े तो जालूत की फ़ौज हंसना शुरू हो गई और उसने ये कहा कि ये बच्चा मुझसे लड़ेगा। तो बहरहाल वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़े। उन्होंने उसी मैदान से एक पत्थर उठाया, उसको अपने हिसाब से तोला, अपने भिन्नौट में रखा और जैसे ही जालूत आगे बढ़ रहा था उन्होंने घुमा के इस तरह फेंका कि जिस शख्स पे कोई तलवार असर नहीं कर सकती थी, जिसकी आँख में एक छोटा सा सुराख था, वो पत्थर ठीक उस सुराख से होता हुआ उसकी आँख में गया, उसकी आँख फटी और उसका सर उसकी खोपड़ी उड़ गई और वो मर गया। ये जंग बग़ैर किसी और इंसान की जान को हलाक किए फ़तह कर ली गई। इसी नाम से मुसलमानों ने ऐनुल जालूत इस जगह का नाम रखा। मंगोल बढ़ते जा रहे थे, मुसलमानों को कत्ल करते जा रहे थे, खोपड़ियों के मीनार बनाते जा रहे थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने बड़े बड़े शहर फ़तह कर लिए, वहाँ के बादशाहों को रोन दिया, वहाँ की औरतों को जलील किया, वहाँ के मर्दों को कत्ल करके उनको घोड़ों के आगे पिसवा दिया। जो बादशाह थे उनको कालीनों में लपेट के धुएं की धुनी दे दे के मार दिया। और इस तरह वो आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक जो एक मुसलमानों का सुल्तान था उसने ये फ़ैसला किया कि अपने जर्नैल को, जिसका नाम रुकनुद्दीन बेबरस था, जो कि ग़ुलाम था, उसको आगे भेजा और ये कहा कि इनको रोको और इस आंधी को यहीं पे ख़त्म कर दो। तारीख़ ये बताती है कि मंगोलों की फ़ौज जो उस वक्त दुनिया की सबसे खौफनाक, सबसे ज़्यादा जाबिर और सबसे बड़ी फ़ौज थी, वो इस जंग के बाद ख़त्म हो गई। और ये जंग इस तरह हुई कि जो मंगोल थे उनकी ट्रेनिंग इस तरह होती थी कि वो घोड़ों पर एक फॉर्मेशन बनाए फुल स्पीड से भाग सकते थे, ऐसे कि कोई घोड़ा आगे पीछे ना निकले, और वो तीर मार के उसी स्पीड से वापस आते थे। तो जब वो किसी से जंग करते थे तो होता ये था कि वो एकदम से उनके घुड़सवार आगे बढ़ते थे, हज़ारों की तादाद में तीर मारते थे, जब तक दुश्मन संभलता या अपने तीर उठाता वो उतनी स्पीड से वापस आते थे और यूँ ये बैक एंड फोर्थ मूवमेंट चलती रहती थी। यहाँ तक कि दुश्मन का ज़ोर टूट जाता था, वो बेकाबू होकर भागने लगता था, और जब वो बेकाबू होकर भागने लगता था तब वो अपनी फॉर्मेशन तोड़ के छोटी छोटी टोलियों में उसके पीछे जाते थे, उनकी खोपड़ियाँ उड़ाते थे और उनका मीनार बना देते थे। रुकनुद्दीन बेबरस क्योंकि एक बड़ा मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट और बहुत बड़ा जर्नैल था, उसको ये सारी बातें पता थीं। तो उसने दुश्मन की टेक्निक को, जो कि वो खौफ के लिए इस्तेमाल करते थे, जब वो घोड़ों को आगे बढ़ा के वापस लाते थे और इस तरह बार बार करते रहते थे, दुश्मन की फ़ौज खौफज़दा हो जाती थी। और फिर खौफज़दा होकर जब वो भागती थी उससे पहले वो आम हमला नहीं करते थे मंगोल। जब वो खौफज़दा होकर टूट टूट के भागने शुरू होती थी तो तब ये टूट टूट के भाग के उन पर आम हमला करते थे। जब इंसान खौफ में पीछे भाग रहा हो तो आम तौर पे वो एक आसान शिकार होता है, और इसी वजह से मंगोल बग़ैर किसी अपनी जान को गंवाए तो दुश्मन की फ़ौजों पर कब्ज़ा कर लेते थे। रुकनुद्दीन ने फ़ैसला किया कि जैसे ही हम पे हमला करेंगे हम खौफज़दा हो जाएंगे, और ये फ़ैसला उस वक्त की मिलिट्री जीनियस की एक निशानी था और शायद मंगोलों को तोड़ने की वो वाहिद तरीक़ा था। सबसे पहले वो उनको घेर के एक ऐसी जगह ले आया जहाँ खुला मैदान नहीं था बल्कि एक तंग गली थी, ताकि अगर मंगोल आ भी सकें तो सैकड़ों की तादाद में एक साथ हमला करें, हज़ारों की तादाद में हमला ना कर सकें। और उसके बाद उसने अपनी पूरी फ़ौज को ये समझा दिया कि जैसे ही पहला हमला हो आपने खौफज़दा होके पीछे हटना शुरू कर देना। तो जैसे ही मंगोल आगे बढ़े और उन्होंने तीर चलाने शुरू किए तो मुसलमान खौफज़दा होकर पीछे हटना शुरू हुए। वो और आगे बढ़े, मज़ीद आगे बढ़े और उस तंग घाटी के अंदर घुसते चले गए, जिसमें उनकी तादाद
बेशक हज़ारों में थी, लेकिन एक वक्त में मुसलमानों के सामने कुछ सौ मंगोलों के अलावा कोई भी नहीं था। इस तरह तंग घाटी में आते चले गए, यहाँ तक कि जब खुला मैदान आया तो रुकनुद्दीन बैबरस ने दोनों तरफ फ़ौजें छुपाई हुई थी, और जो फ़ौज खौफज़दा के पीछे हट रही थी उसको आम हुक्म ये दिया कि तुम बिल्कुल खौफज़दा हो गया, पीछे भागना शुरू कर दो और तितर बितर हो जाओ। जैसे ही वो फ़ौज खौफज़दा के पीछे भागना शुरू हुई, मंगोल समझे कि ये आम हमले का वक्त है और अब ये लोग खौफज़दा होकर भाग चुके हैं, अब इनको चुन चुन के मारा जाए, उनकी खोपड़ियों के मीनार बनाए जाएँ। इसलिए वो अपनी फॉर्मेशन तोड़ते हुए जैसे ही मुसलमानों की फ़ौज की तरफ बढ़े, साइडों पर वो सारी फ़ौज जो छुपी हुई थी बाकायदा फॉर्मेशन बना के उसने अचानक मंगोलों को घेर लिया और चारों तरफ से अब मंगोल गिर गए। वो फ़ौज जो ड्रामा करती हुई खौफज़दाओं के पीछे भाग रही थी, वो जमा हुई, उसने आगे से उनके ऊपर हमला कर दिया और यूं सारे के सारे मंगोल फ़ौज को कत्ल कर दिया गया और मंगोलों का ज़ोर टूट गया। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जैसे मंगोल एक जालूत किस्म के जाबिर लोग थे और जिसको वो एक छोटा सा पत्थर समझ रहे थे, वो उनकी आँख में घुसता हुआ, उनकी खोपड़ी तोड़ता हुआ, उनको हलाक करता हुआ बाहर निकल गया।